हेलो एवरीवन, दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले दिनों से हम जो मेंस के रीसेंट एग्जाम हुए हैं उसके पेपर के एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं कि किस टाइप का पेपर आया हुआ था, टफ था, मॉडरेट था या इजी पेपर था, पेपर के लेवल कैसे थे, कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। और इसी कड़ी में पेपर 4 के एनालिसिस करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, जिसमें हम पार्ट 1 ऑलरेडी एनालिसिस कर चुके हैं और आज बारी है पार्ट 3 की। तो हम अप्लाइड एंड बिहेवियरल साइंस आज एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिना देर करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप जिन परीक्षार्थियों को अगर मेंस के विषय में ये ज्ञात नहीं है कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बिल्कुल नए नए एकदम तैयारी करने के लिए जो परीक्षार्थी आए हुए हैं, तो उनको मैं आपको बता दूं कि 2 नंबर के यहाँ पर 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 4 अंकों के प्रश्न होते हैं। ठीक है, 8 अंकों के प्रश्न होते हैं 3, और इसके अलावा 15 नंबर का एक सवाल होता है। यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलता है 15 नंबर के सवाल में कि आपको कोई एक सवाल जो है वो हल करना होता है। बाकी जो 2, 4 और 8 नंबर के सवाल होते हैं, इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता, सारे सवाल हल करना यहाँ पर मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। यहाँ पर जो पहला सवाल है वो आया हुआ था सुपर कंप्यूटर से संबंधित। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, यानी कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया था। तो आपको इतना पता होगा कि सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है ये 2015 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है उसकी शुरुआत 2015 में की गई है। इसका प्राथमिक उद्देश्य आपको लिखना था। प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि सुपर कंप्यूटिंग अवसंरचना का विकास करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना इंडिया में, ताकि उद्योग के क्षेत्र में, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्रों में सुपर कंप्यूटर की भागीदारिता को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा जो इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर है उनको क्या करना, भारत में विकसित करना, ताकि हमारी आत्मनिर्भरता बने और दूसरे देशों पर निर्भरता जो है वो कम हो जाए। तो ये इसका प्राथमिक उद्देश्य था। आपको बस सटीक आंसर लिखना था कि स्वदेशी सुपर कंप्यूटर अवसंरचना का विकास करना और अनुसंधान, शिक्षा और तकनीकी विकास के लिए उच्च प्रदर्शन संगणना सुविधाएं उपलब्ध कराना। किसके माध्यम से? सुपर कंप्यूटर के माध्यम से। तो बहुत आसान सा सवाल था। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपका आया हुआ है ई वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रश्न। ठीक है, ई वेस्ट एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ई वेस्ट रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकी के उद्देश्य बताने हैं आपको और अवधारणा बतानी है। ठीक है, जो प्रश्न में पूछा जाए आप सटीक वही आंसर लिखें। यहाँ पर 2 चीजें पूछी गई है, उद्देश्य पूछा गया, अवधारणा पूछा गया। तो अवधारणा आपको क्या बतानी है कि ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण की अवधारणा क्या है। तो यहाँ पर अवधारणा में आप लिख दीजिए कि ये प्रौद्योगिकी वह प्रक्रिया है जिसमें पुराने और अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उपयोगी धातु व अन्य सामग्रियों को पुनः प्राप्त किया जाता है। पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग की प्रक्रिया आप सबको पता होगी क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे वेस्ट मटेरियल्स जो कि अब अनुपयोगी हैं उनको क्या किया जाता है, रिसाइकल करके उनसे ऐसे धातु या सामग्री प्राप्त की जाती हैं जिनका आगे चलकर पुनः उपयोग किया जा सके या उन्हें उपयोगी वस्तु में बदला जा सके। तो यही अवधारणा है किसकी? ई वेस्ट रिसाइकलिंग की, यानी कि ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण की। फिर इसके उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य होता है, क्यों हम रिसाइकल करते हैं? तो उद्देश्य पहला होगा पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। ठीक है, ताकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है यहाँ वहां पड़े हुए हैं उन सबको समेट कर हम रिसाइकल करें और उनसे उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करें। तो इससे क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, इन्वायरमेंट पोल्यूशन कम होगा। इसके अलावा मूल्यवान संसाधनों जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इन सब का पुनः उपयोग किया जा सके। ये जो मेटल्स होते हैं ये बहुत सारे इक्विपमेंट्स में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। तो रिसाइकलिंग विधि के द्वारा इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो आपने उद्देश्य लिख दिया पर्यावरण प्रदूषण और मूल्यवान धातुओं को पुनः प्राप्त करना, और अवधारणा लिख दी कि पुनः अनुपयोगी वस्तुओं से पुनः उपयोगी वस्तुएं निर्माण करना, इसकी अवधारणा। ठीक है, तो आपको जो पूछा गया था यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके एआई कंप्यूटर से रिलेटेड है, जो कि आपका मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग से आप क्या समझते हैं? तो मशीन लर्निंग कहने का मतलब है कि कंप्यूटर को डेटा से सीखना
यही क्या कहलाता है, कंप्यूटर का डेटा से सीखना क्या कहलाता है, मशीन लर्निंग कहलाता है। यानी कि मान लीजिए कि आपने क्या किया है, कोई डेटा या कोई इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी को दिया है, जिसके विषय में वास्तव में चैट जीपीटी को उसके विषय में नॉलेज नहीं था, लेकिन आपने उसके विषय में बहुत सारी नॉलेज जो है वो चैट जीपीटी को दे दी। अब अगली बार उससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आप चैट जीपीटी से पूछते हैं तो चैट जीपीटी आपके द्वारा दिए हुए इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके आपको उत्तर दे देगा। तो इसी को हम क्या, ये एक एग्जांपल दिया मैंने, एक एग्जांपल दिया आपको, तो इसी को हम मशीन लर्निंग कहते हैं। तो आप मशीन लर्निंग बस बता दीजिए 2 लाइन में कि कंप्यूटर को डेटा से सीखने और बिना किसी खास प्रोग्रामिंग के अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की प्रक्रिया ही क्या है, मशीन लर्निंग है ना। मशीन लर्निंग का प्रयोग सिस्टम जो है वो क्या करता है, अपने ही परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए उसको उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है आपका, ई चौपाल को परिभाषित करें और ग्रामीण कनेक्टिविटी पर इसके प्रभाव को बताएं। ई चौपाल की शुरुआत कब हुई थी, आईटीसी लिमिटेड के द्वारा 2000 में ई चौपाल की शुरुआत जो है वो की गई थी। ठीक है, किस लिए की गई थी, कि किसानों के कृषि संबंधी उनको जानकारी उपलब्ध कराना, बाजार में भाव क्या चल रहा है, ठीक है, किस अनाज का या किस फसल का क्या भाव चल रहा है बाजार में, क्या मूल्य है ये, और इनसे संबंधित अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ई चौपाल की शुरुआत जो है वो बेसिकली की गई थी। ठीक है, आपने उसके उद्देश्य को लिख दिया या उसके विषय में लिख दिया, थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख दिया। इंट्रोडक्शन के बाद आप यहाँ पर ग्रामीण कनेक्टिविटी पर प्रभाव बता देंगे, अगला पॉइंट जो यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो ग्रामीण कनेक्टिविटी पर प्रभाव क्या है, कि किसानों को इंटरनेट के माध्यम से सारी जानकारी मिलेगी, बाजारों से सीधे तौर पर ग्रामीण किसान हैं वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, इससे ग्रामीण कनेक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। इसके बाद दूसरा आप लिख सकते हैं कि उत्पादों के विपणन, संचार और सूचना के आदान प्रदान, इससे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके क्या थे, कनेक्टिविटी पर इसके प्रभाव आपने बता दिए। जलवायु अनुकूल कृषि क्या है, देखिए जलवायु अनुकूल कृषि, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर क्या होता है, तो इस टाइप के एग्रीकल्चर को हम लोग जलवायु अनुकूल कृषि कहते हैं, जो कि उसको जलवायु के प्रति सहनशील और टिकाऊ बनाता है। मतलब कि जलवायु में होने वाले परिवर्तन का उस कृषि पर कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार की कृषि पद्धति को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट, यानी कि जलवायु अनुकूल कृषि कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, ऐसे क्षेत्र, मान लो राजस्थान का क्षेत्र है जहां पर वैसे भी सूखे की स्थिति होती है या वर्षा कम होती है। मान लीजिए जलवायु परिवर्तन से वर्षा की मात्रा और कम हो गई, तो ऐसी स्थिति में वहां पर ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, यानी कि मिलेट्स का प्रयोग किया जाए, छोटे अनाज जिनको कम से कम जल की आवश्यकता होती है और कम से कम नमी में भी ये क्या करते हैं, अच्छा उत्पादन देते हैं। तो सीड सिलेक्शन सही होना चाहिए, बीजों का यहाँ पर चुनाव सही होना चाहिए। दूसरा, ऐसी प्रजातियों का उपयोग करना चाहिए, ऐसे धान, गेहूं या अन्य फसलों की ऐसी प्रजातियों का उपयोग करना चाहिए जो कि जिस पर सूखे का या बाढ़ का कोई अधिक प्रभाव ना पड़े। कई ऐसी प्रजातियां भी विकसित की जाती है जिन पर सूखे का कोई प्रभाव नहीं होता, बहुत कम वर्षा, बहुत कम सिंचाई में भी वो फसल जो है वो अच्छा प्रदान करते, प्रोडक्टिविटी अच्छी देते हैं। इसके अलावा बाढ़ का भी कई फसलों पर प्रभाव नहीं होता, बहुत सारे पानी में डूबे रहने के बावजूद प्रोडक्टिविटी उनकी अच्छी होती है। तो ऐसे वेराइटीज का उपयोग करके जलवायु अनुकूल कृषि जो है वो की जा सकती है। तो आप इसको थोड़ा सा डिटेल कर सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर ज्वार, बाजरा, मिलेट का और राजस्थान का लेकर एग्जाम्पल बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व के 2 क्षेत्रों के नाम तथा संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज जो होते हैं इनमें आपको पता है, एक होता है कोर जोन सबसे अंदर, दूसरा होता है आपका बफर और लास्ट होगा आपका ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन को कहते हैं संक्रमण क्षेत्र, बफर को कहते हैं बफर क्षेत्र और कोर को कहते हैं कोर क्षेत्र। तो यहाँ पर कोई भी 2 क्षेत्रों के नाम पूछ रहा है तो आप एक कोर क्षेत्र को बता दीजिए, चाहे तो बफर क्षेत्र को बताएं या ट्रांजिशन क्षेत्र को बता दीजिए। कोर क्षेत्र क्या होता है, कोर क्षेत्र सबसे ज्यादा संरक्षित भाग होता है जहां पर वन्यजीव और जैव विविधता का संरक्षण जो है वो क्या किया जाता है, बहुत ज्यादा संरक्षित तरीके से किया जाता है, जहां पर मानव गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। आप थोड़ा सा डिटेल दे दीजिए कोर क्षेत्र के बारे में, थोड़ी सी उतनी इंफॉर्मेशन आप बफर जोन के बारे में दे दीजिए कि बफर जोन जो है ये कोर क्षेत्र के चारों ओर स्थित होता है, कोर क्षेत्र को प्रोटेक्शन देने के लिए, संरक्षण देने के लिए। और इस बफर जोन में अनुसंधान, रिसर्च वगैरह, एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटी
और सीमित मात्रा में या विद परमिशन, है ना, परमिशन के साथ मानव गतिविधियां जो है इसकी अनुमति होती है, परंतु सीमित मात्रा में, ठीक है। और कोर क्षेत्र की सुरक्षा इससे बनी रहती है। तो आप बफर क्षेत्र को और कोर क्षेत्र को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। 2 नंबर में इतना मोर देन सफिशिएंट है। अगला सवाल है आपका, पवित्र उपवन क्या है? What are sacred groups? तो पवित्र उपवन जो होते हैं, ऐसे आप सबको पता है पवित्र उपवन क्या होता है, ऐसे वनखंड जहां पर वहां के जो स्थानीय समुदाय के लोग होते हैं, वहां की जो कम्युनिटी होती है, उनका धार्मिक या सांस्कृतिक जुड़ाव उससे होता है, आध्यात्मिक रूप से वो उस क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको संरक्षित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पवित्र उपवन या सैक्रेड ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल दे दीजिए, थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए पवित्र उपवन क्या है, एक आध एग्जाम्पल अगर आपको ध्यान में है तो आप वो दे दीजिए, ठीक है। जैसे कि गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां मेघालय में, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल कर्नाटक वाला देवरकाडू का दे दीजिए। तो ये क्या है? पवित्र उपवन है। विद एग्जाम्पल आपका ये डेफिनेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर एनवायरमेंट का प्रश्न पूछा जा रहा है, प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक के बीच आधारभूत अंतर क्या है? What is the fundamental difference between primary and secondary pollutant? तो प्राइमरी पोल्यूटेंट आप या तो फिर इस तरीके से डिवाइड करके बना लीजिए, प्राथमिक और द्वितीयक, या तो फिर सिंपल प्राथमिक और द्वितीयक को अलग अलग भी बता सकते हो। क्योंकि 2 नंबर में पूछा गया तो बहुत ज्यादा अंतर लिखने की आवश्यकता नहीं है। डेफिनेशन लिखिए प्राथमिक के और द्वितीयक के और एग्जाम्पल दे दीजिए, इतना काफी हो जाएगा। डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं प्राथमिक प्रदूषक क्या है? जो प्रत्यक्ष तौर पर वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं, प्राथमिक प्रदूषक। वायुमंडल में प्रत्यक्ष तौर पर ये उपलब्ध नहीं होते हैं या फिर प्रदूषण नहीं फैलाते, परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा इनका निर्माण होता है और ये प्रदूषक के भांति व्यवहार करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। एग्जाम्पल दे दीजिए यहाँ पर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का, और इधर ओजोन और पैन का, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है, जो कि ये आपके फोटोकेमिकल स्मॉग से बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर का सवाल था एनवायरनमेंट का, बहुत इजी था और इंपॉर्टेंट भी था, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अगला हमारा सवाल है, अगेन कंप्यूटर वाले सेक्शन से पूछा गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से पूछा गया, कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से, कि वाईफाई और वॉइस ओवर वाईफाई क्या होता है, ठीक है, और इसके ये किस प्रकार कार्य करते हैं, ये भी पूछा गया 4 अंकों के लिए। तो इसमें आप पहले वाईफाई को बता दीजिए कि वाईफाई क्या होता है। वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्क होता है, ठीक है। किसकी सहायता से ये कम्युनिकेशन का काम करता है? तो रेडियो वेव्स की सहायता से, क्योंकि ये वायरलेस है, इसमें कोई भी वायर कनेक्शन नहीं होता, वायरलेस होता है, तो रेडियो वेव्स ही क्या करते हैं? इसमें इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, ठीक है। और ये लोकल नेटवर्क से इंटरनेट को क्या करता है? कनेक्ट करता है, उपकरणों को जोड़ता है, ठीक है। वाईफाई जो है ये किसके माध्यम से कार्य करता है? तो राउटर के द्वारा कार्य करता है। आप सभी के घर में वाईफाई का क्या लगा होता है? कनेक्शन, जिसे आप वाईफाई कनेक्शन कहते हैं, वाईफाई का राउटर लगा होता है, और इसी राउटर के द्वारा ही क्या किया जाता है? इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किया जाता है। ये क्या करता है? जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, अगर आपको इसके कार्य के विषय में लिखना है तो आप इसमें से लिख सकते हैं कि राउटर जो है ये इंटरनेट से जुड़ा होता है, वाईफाई राउटर आपके घर में लगा होता है, ठीक है, इंटरनेट से ये कनेक्टेड होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये क्या करते हैं? राउटर में इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। राउटर से आप जो भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं इंटरनेट की सहायता से, वो इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल के द्वारा रेडियो वेव के माध्यम से क्या करता है? आपको प्रेषित करता है, सिग्नल प्रसारित करता है। किसके माध्यम से? आपके मोबाइल फोन हो गया, टेलीविजन हो गया, या अदर किसी भी सिस्टम के द्वारा। तो ये इसके कार्य को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका वॉइस ओवर वाईफाई, ठीक है। वॉइस ओवर वाईफाई के बारे में बता सकते हैं कि ये वाईफाई के नेटवर्क का यूज करते हुए वॉइस कॉल के लिए यूज किया जाता है, आप इसके बारे में बता दिए। फिर वर्क कैसे करता है ये बता सकते हैं कि आप जो भी बातचीत कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपके फोन में नेटवर्क नहीं है, अब आप क्या करेंगे? नेटवर्क नहीं तो कॉलिंग कैसे करेंगे? तो वाईफाई का उपयोग करके कॉलिंग की सुविधा दी जाती है, उसे ही क्या कहा जाता है? वॉइस ओवर वाईफाई कहा जाता है। तो इसमें क्या कर सकते हो आप? जो भी बातचीत करेंगे वो एनालॉग फॉर्म में इंफॉर्मेशन को जनरेट करता है, एनालॉग फॉर्म में इंफॉर्मेशन को जनरेट करके उसको डिजिटल डेटा में चेंज करता है, डिजिटल डेटा में चेंज करके फिर वाईफाई के नेटवर्क के माध्यम से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जाता है? प्रेषित किया जाता है। और जब जिसके पास में जो रिसीवर होता है उसके पास में ये मैसेज जब पहुंचता है तो वो इसको
अगेन डिजिटल से किस में चेंज कर दिया जाता है, एनालॉग में चेंज कर दिया जाता है। और इस तरीके से वॉइस कॉल जो है वो वाईफाई के माध्यम से किया जाता है और इसी को क्या कहा जाता है, वॉइस ओवर वाईफाई कहा जाता है। तो आपने पहले सेक्शन में वाईफाई क्या है बता दिया, दूसरे सेक्शन में बता दिया वाईफाई कैसे काम करता है, तीसरे सेक्शन में बता दिया वॉइस ओवर वाईफाई क्या है और वॉइस ओवर वाईफाई कैसे कार्य करता है। प्रश्न में यही पूछा गया, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा करंट से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है और करंट रिलेटेड है। कांजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के उद्देश्य और महत्व के बारे में लिखिए। तो करंट का प्रश्न है, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि सभी परीक्षार्थियों ने ये प्रश्न पढ़ा होगा, मतलब करंट जो है ये न्यूज पढ़ी रही होगी। ठीक है, कांजीरंगा नेशनल पार्क के वन्य जीवों को सुरक्षित आवागमन का मार्ग प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। किसका, कांजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का। ठीक है, कब शुरू किया गया ये, तो 1 अक्टूबर 2025 को इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, भूमि पूजन वगैरह 2026 में किया गया, परंतु इसको लॉन्च किया गया था 1 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है कि बाढ़ के समय पर जो यहाँ पर आपका क्षेत्र है आसाम का NH 715, ये वाले एरिया को क्रॉस करके, रोड को क्रॉस करके जितने भी वन्य जीव हैं वहां पर, खास करके एक सींग वाला गेंडा है, इसके अलावा हाथी है, अन्य जितने भी जीव हैं वो उस रोड को क्रॉस करके जाते हैं। अब उस रोड को क्रॉस करते समय एक तो बाढ़ की भी समस्या होती है, बाढ़ में वो क्षेत्र डूब जाता है, आपका फ्लड प्लेन के अंतर्गत आता है, बाढ़ के मैदान के अंतर्गत वो क्षेत्र आता है। इसके अलावा बाढ़ की तो समस्या होती है, लेकिन उस NH 715 को क्रॉस करते समय बहुत सारी दुर्घटनाएं होने की भी समस्या होती है। तो उद्देश्य यही है कि वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करना, आवागमन का मार्ग प्रदान करना और बाढ़ के समय जानवरों को ऊंचे क्षेत्र पहुंचाने में सहायता प्रदान करना। तो ये इसके क्या है, कुछ उद्देश्य है। ठीक है, तो आपको उद्देश्य यहां पर लिखना है। इसके अलावा इसके महत्व क्या है, तो महत्व क्या होगा, वहां के जीवों को संरक्षण मिल जाएगा, ये महत्व हो गया। गलियारों जैव विविधता की यहाँ पर सुरक्षा की जाएगी, ये भी इसका महत्व हो गया। मानव और वन्यजीव संघर्ष कम हो जाएगा, मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जाएगा, ये भी इसके महत्व हो गए। ठीक है, और सतत विकास को इससे बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम कॉरिडोर तो बना रहे हैं लेकिन साथ में वहां पर रहने वाले जीवों को भी संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक सेक्शन में उद्देश्य लिख दिया, उसकी थोड़ी इंफॉर्मेशन लिख दी कि कब लॉन्च किया गया है, कब शुरू किया गया है, और थोड़ा सा उसके महत्व को यहां पर समझा दिया। ठीक है, आप चाहें तो इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में एरिया को भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से क्षेत्र जो है वो कवर किए गए थे। ठीक है, तो एरिया भी लिख सकते हैं, नगांव और आपका कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसके अलावा गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट, ये जो है ये क्या है आपके कवर होंगे किसके अंतर्गत, कांजीरंगा जो आपका एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना है इसके अंतर्गत। तो क्षेत्रों को भी आप चाहें तो लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। वैसे तो 4 नंबर में मुझे लगता है कि उद्देश्य और महत्व में ही आपका काफी सारा स्पेस जो है वो यूज हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि जैव विविधता को मापने के आयाम क्या है, डायमेंशंस क्या है। यहां पर पूछा गया व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ मेजरिंग बायोडायवर्सिटी। ठीक है, मापन के आयाम। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि 3 आयाम हम यहाँ पर पढ़ते हैं, एक अल्फा विविधता, बीटा जैव विविधता और गामा जैव विविधता। ठीक है, अल्फा जैव विविधता किसी एक हैबिटेट या आवास के अंतर्गत पाए जाने वाली प्रजातियों की कुल संख्या को, उनके बीच की विविधता को ही हम क्या कहते हैं, अल्फा जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, किसी एक वन में पाए जाने वाली पौधों की कुल प्रजातियां, वही क्या है, अल्फा जैव विविधता है। इतना आपने थोड़ा सा बता दिया, उदाहरण लिख दिया, थोड़ा सा डिफाइन कर दिया। बीटा को भी इस तरीके से बता दिया कि 2 पारिस्थितिक तंत्रों के बीच पाए जाने वाले जीवों में भिन्नता, उसे ही हम क्या कहते हैं, बीटा जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रजाति की संरचना में भिन्नता को ही बीटा जैव विविधता कहते हैं। इसका भी एक लाइन में एक एग्जांपल दे दो। ठीक है, कि वन में पाई जाने वाली वन और घास भूमि में पाई जाने वाली प्रजातियों में अंतर, यही क्या है, बीटा जैव विविधता है। और गामा जैव विविधता आप बता दीजिए कि किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत कुल प्रजातियों को क्या कहते हैं, गामा जैव विविधता कहते हैं। इसका भी एक एग्जांपल बता दीजिए कि पूरे राज्य में पाई जाने वाली प्रजाति गामा जैव विविधता हो जाएगी। तो आप थोड़ा थोड़ा डिफाइन करिए, एक एक 2 लाइन में, और फिर थोड़ा थोड़ा उसके एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर दीजिए, इनफ हो जाएगा आपका।
इंग्लिश में भी और हिंदी दोनों में ही कंटेंट आपको मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है आपके एग्रीकल्चर वाले चैप्टर से, मिश्रित फसलें व मिश्रित खेती को परिभाषित कीजिए एवं अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड मिक्स्ड फार्मिंग। तो यहाँ पर आप सीधा या तो फिर दो पार्ट में आप डिवाइड करके टेबल फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो फिर आप चाहें तो नॉर्मल भी लिख सकते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन भी पूछा गया, तो पहले आप चाहें तो 2 लाइन में सीधा डेफिनेशन एक एक लाइन में लिख सकते हैं कि मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है। मिक्स क्रॉपिंग हम उसे कहते हैं जब हम एक ही भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाते हैं, ठीक है, एक ही समय पर उगाते हैं और उससे उत्पादन लेते हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मिक्स क्रॉपिंग। अब मिक्स फार्मिंग क्या होती है, यदि हम एक ही भूमि पर एक साथ एक ही समय में अगर फसल भी उगाते हैं और साथ में वहां पर एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है, कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अगर हम करते हैं तो इसे कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, अब डिफरेंस में आप पहले तो परिभाषा ही लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरे में लिख सकते हैं कि एक फसल विफल हो जाने पर, यानी कि फसल में उत्पादकता कम, प्रोडक्टिविटी अगर मान लीजिए एक फसल में कम हुई तो दूसरे फसल में कम से कम प्रोडक्शन कुछ ना कुछ मिल जाएगा, जिससे कि किसानों की आय जो है वो मेंटेन रहेगी, बनी रहेगी, जोखिम कम होगा। यहाँ पर किसानों की आय के बहुत सारे स्रोत विकसित हो जाएंगे, बहुत सारे सोर्स जनरेट हो जाएंगे, तो ये डिफरेंस हो गया आपका। इसमें केवल फसल होते हैं, इसमें फसल और पशु दोनों होते हैं, ठीक है। एक ही भूमि पर फसल उगाई जाती है, भूमि का उपयोग खेती और पशु चारे दोनों के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल दे दीजिए कि जैसे गेहूं, चना, ज्वार, अरहर, इनको एक साथ उगाना, वैसे ही गेहूं के साथ साथ गाय या भैंस का पालन, मुर्गी पालन या मछली पालन करना। तो इस तरीके से आपका 4 नंबर में 4 से 5 पॉइंट यहाँ पर आप डिफरेंस में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपके एनर्जी वाले चैप्टर का सवाल है, ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेस वाले, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जो प्रश्न है, गवर्नमेंट की योजना है, मिशन है, उससे रिलेटेड प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको इसमें टिप्पणी लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है ना, 4 नंबर में। तो इसमें हम शुरुआत कर सकते हैं कि कब इसे शुरू किया गया, तो जनवरी 2023 में इसको शुरू किया गया। भारत सरकार का एक मिशन है जिसका उद्देश्य क्या है कि नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों को क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है, और इसमें ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए भारत को एक ग्लोबल सेंटर के रूप में विकसित करना, इस किसका उद्देश्य है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य है। तो शुरुआत कब हुई है, उद्देश्य क्या है, आपने 2 से 3 लाइन में इतनी चीजें बता दी है ना। मुख्य उद्देश्य में आप लिख सकते हैं, पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि स्वच्छ व हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना, जीवाश्म ईंधनों पर या नवीनीकरण ऊर्जा के संसाधनों पर निर्भरता को कम करना, डिपेंडेंसी कम करना, ठीक है, किस पर, फॉसिल फ्यूल पर, कार्बन एमिशन में कमी लाना। इसके अलावा आप एक चीज जोड़ सकते हैं कि नेट जीरो टारगेट की ओर आगे बढ़ने में ये सहायक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके उद्देश्य को डिटेल कर सकते हैं। फिर अच्छा, यहाँ पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी पूछा है तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा उद्देश्य लिख सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर का सवाल है तो इतना आपके लिए काफी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका 8 नंबर का प्रश्न। 4 नंबर वाला जो भाग है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। 2 और 4 नंबर में बहुत बेसिक सवाल पूछे गए, आपने देखा, ठीक है, जैसे कि क्रॉपिंग वाले चैप्टर से भी कोई डिसीज से रिलेटेड प्रश्न नहीं आया, मिक्स क्रॉपिंग और मिक्स फार्मिंग में डिफरेंस पूछा गया है। पोल्यूशन वाले चैप्टर से भी बहुत ज्यादा कोई डिटेल जाके नहीं पूछा गया, इसमें भी आपका क्या आया हुआ है, प्राथमिक द्वितीयक प्रदूषक सिर्फ 2 नंबर का आया हुआ है। ई वेस्ट मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन आया है। टेक वाले चैप्टर से थोड़े क्वेश्चन हमारे बढ़े हुए हैं, जैसे हम देख सकते हैं, जैसे कि आपका मशीन लर्निंग वाले चैप्टर, मशीन लर्निंग से आया है, सुपर कंप्यूटिंग से आया है। तो इस तरीके से साइंस एंड टेक वाले भाग से थोड़े प्रश्न ज्यादा देखे जा रहे हैं, इन्वायरमेंट वाले सेक्शन से कंपेरेटिवली थोड़े से कम है। बाकी तो एनवायरमेंट में भी ठीक ठाक सवाल है आपके, क्योंकि यहाँ पर आपका करंट का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कांजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में। तो ठीक ठाक बोल सकते हैं कि 50-50 सवाल है 2 और 4 नंबर में, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अगले खंड की ओर, जिसमें 8 अंकों के प्रश्न पूछे गए। तो 8 अंकों में यहाँ पर इन्वायरमेंट का सवाल देखने को मिलता है, इको सेंसिटिव जोन के बारे में विस्तार से लिखिए, ठीक है, ESZ, इको सेंसिटिव जोन। तो आप सबसे पहले परिचय देंगे, 8 नंबर का है परिभाषा की, इको सेंसिटिव जोन क्या होता है।
तो ऐसे क्षेत्र जो कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य या किसी संरक्षित क्षेत्र के जो आसपास घोषित किए जाते हैं, आसपास विकसित किए जाते हैं, ताकि वहां पर मानव गतिविधियों को कम किया जा सके, मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जा सके और उन क्षेत्रों को संरक्षित किया जा सके। यानी कि बफर क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास, उसे ही हम क्या कहते हैं, इको सेंसिटिव जोन कहते हैं। ठीक है, आपने ऐसा 2-3 लाइन में इसको बता दिया। उसके बाद फिर आप उद्देश्य लिख सकते हो और विशेषताएं लिख सकते हो। उद्देश्य में आप लिख सकते हो जैव विविधता का संरक्षण करना इसके उद्देश्य है, उनके आवासों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है, वन्य जीवों के मानव और वन्य जीव संघर्ष को कम करना इसका उद्देश्य है, जैसे हमने देखा, अनियंत्रित शहरीकरण और औद्योगिकरण पर नियंत्रण रखना इसका उद्देश्य है, और सतत विकास को बढ़ावा देना। बहुत सिंपल हमने उद्देश्यों को यहाँ पर लिख लिया। फिर हम तीसरे सेक्शन में यहाँ पर उसकी विशेषताएं लिख सकते हैं कि क्या विशेषता होती है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि इसकी सीमा जो है वो उसकी परिस्थितियों के आधार पर सुनिश्चित की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ गतिविधियां जो है वो प्रतिबंधित होती है, कुछ विनियमित की जाती है और कुछ अनुमत होती है, यानी कि किसी एक्टिविटी को यहाँ पर परमिशन होती, कोई एक्टिविटी यहाँ पर बैन की जाती है। अलग अलग एक्टिविटी की कैटेगरी है, आप उन कैटेगरीज को भी यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो कि कौन कौन सी कैटेगरी है। तो प्रतिबंधित गतिविधियों की कैटेगरी यहाँ पर लिख सकते हो, माइनिंग बता सकते हो, प्रदूषणकारी इंडस्ट्री लगाना यहाँ पर बैन होता है। ठीक है, इसके अलावा विनियमित गतिविधि जैसे कि होटल हो गया, रिजॉर्ट हो गया, वाणिज्यिक निर्माण कार्य हो गया, पर्यटन गतिविधि, इनका क्या किया जाता है, इनको मॉनिटर किया जाता है। कुछ हद तक ये अलाउ की जाती है, कुछ हद तक नहीं की जाती है विद परमिशन। ठीक है, ये विनियमित गतिविधि होगी। अनुमत गतिविधि जो पूरी तरीके से अलाउ की जाती है, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्षा के जल का संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब जो है यहाँ पर क्या किया जाता है, अलाउ किया जाता है। तो आप थोड़ा सा इसको डिटेल कर सकते हो यहाँ पर कि कौन कौन सी कैटेगरीज में गतिविधियां होती है जिनको अलाउ या बैन किया जाता है। उसके बाद फिर आप कुछ एग्जाम्पल के साथ में और निष्कर्ष के साथ में अपने 8 नंबर के आंसर को पूरा कंप्लीट कर सकते हो। कुछ ESZ के एग्जाम्पल दे सकते हो, जगह है तो 2 एग्जाम्पल, नहीं है तो 1 एग्जाम्पल। गिर नेशनल पार्क के आसपास का घोषित ESZ, काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास का ESZ, जितने भी आपके नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट हो गया, आपका हेमिस हो गया, इनके सबके पास में ESZ जो है वो डेवलप किए जाते हैं। तो आप ऐसे 1-2 एग्जाम्पल लिख सकते हो, निष्कर्ष लिख सकते हो। निष्कर्ष में आप बोल सकते हो कि ये इको सेंसिटिव जोन संरक्षित क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक स्टेप है, पर्यावरणीय प्रबंधन उपाय है जो कि जैव विविधता के संरक्षण और सतत विकास के बीच में संतुलन स्थापित करता है। तो निष्कर्ष के साथ में आप अपने 8 नंबर के सवाल को कंप्लीट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पुनर्स्थापन पारिस्थितिकी और जैव संभाव्यता क्या है। 8 नंबर में पूछा गया ये भी आपके इन्वायरमेंट सेक्शन का ही प्रश्न है। ठीक है, दूसरा प्रश्न भी आपके 8 नंबर में इन्वायरमेंट सेक्शन का ही आ जाता है। यहाँ पर आप थोड़ा सा प्रस्तावना लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा थ्योरी बेस्ड सवाल है, तो आप प्रस्तावना से शुरुआत कीजिए। ठीक है, प्रस्तावना में आप बता दीजिए कि पर्यावरणीय क्षरण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन के कारण पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो रहा है और इसी की वजह से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिसमें पुनर्स्थापन पारिस्थितिकी और जैव संभाव्यता की अवधारणा जो है वो आ रही है यहाँ पर, किसके लिए, ताकि जैव संरक्षण किया जा सके। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा 2 लाइन में इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर आप बता सकते हो पुनर्स्थापन पारिस्थितिकी क्या होता है। परिभाषा दे सकते हो कि पारिस्थितिकी की वो शाखा जो क्षतिग्रस्त, अवनत या नष्ट, खत्म हो चुके, जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ऐसे पारिस्थितिक तंत्रों को उनकी जो मूल संरचना और वो उनकी कार्यप्रणाली है उनको वापस प्रदान करना, उनको पुनः स्थापित करना। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, पुनर्स्थापन पारिस्थितिकी कहते हैं। अब इसके उद्देश्य आप थोड़े से डिटेल कर सकते हो यहाँ पर कि क्या उद्देश्य है पुनर्स्थापन पारिस्थितिकी के। क्षतिग्रस्त पारिस्थितिक तंत्र का पुनः निर्माण करना, सतत विकास को बढ़ावा देना, पारिस्थितिक तंत्रों को सुरक्षित रखना, उनके उत्पादन को बढ़ाना, जैव संरक्षण करना, जैव विविधता में वृद्धि करना, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, उद्देश्य हो जाएंगे। फिर आप उदाहरण दे सकते हो, जैसे कि वनीकरण या पुनर्वनीकरण। ऐसे वन जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे, उनको वापस से क्या कर रहे हैं, एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं या रीफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इसके उदाहरण हो गए। आर्द्र भूमि, वेटलैंड्स का पुनर्स्थापन करना, ये सब क्या हो जाएगा, आपका पुनर्स्थापन पारिस्थितिकी के ही क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। अगला आपका पॉइंट दिया हुआ है जैव संभाव्यता। जैव संभाव्यता शब्द का क्या मतलब होता है कि
ऐसे जीव, वनस्पति या सूक्ष्म जीव जिनमें कोई संभावित गुण है या उनमें कोई संसाधन है जिसका उपयोग मानव कल्याण के लिए, ठीक है, उद्योगों के लिए, औषधि के लिए किया जा सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जैव संभाव्यता कहते हैं। तो आपने थोड़ा सा 2-3 लाइन में इसको डिफाइन कर दिया क्या है, इसके महत्व को बता दिया कि नई औषधि के विकास में सहायक होता है, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करता है, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी और उद्योगों को इससे बढ़ावा मिलता है। तो इस तरीके से आपने इसके इंपॉर्टेंस को बता दिया, ठीक है। अगले पॉइंट में आपने इसके एग्जांपल्स दे दिए, जैसे औषधि पौधे, औषधि पौधों में भी एक आध पौधों के नाम यहाँ पर बता दो, सिंकोना प्लांट्स वगैरह को बता दो, ठीक है। जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक, इसके भी एग्जाम्पल दे सकते हो, एजोला वगैरह, एसिटोबैक्टर वगैरह, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। औद्योगिक एंजाइम उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपने लिख दिया। निष्कर्ष लिख देते हैं आप यहाँ पर लास्ट में, निष्कर्ष के साथ अपने 8 नंबर के प्रश्न को क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पुनर्स्थापन पारिस्थितिकी और जैव संभाव्यता के क्या क्या यहाँ पर महत्व है, इनको आपने निष्कर्ष में लिख दिया। अगला आपका सवाल है एग्रीकल्चर वाले चैप्टर से आया हुआ है, फसल चक्र के सिद्धांतों को उदाहरण सहित सूचीबद्ध कीजिए एंड लिस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप रोटेशन विद एग्जाम्पल, ठीक है। क्रॉप रोटेशन बहुत आसान है, इसके सिद्धांतों को समझते हुए आपको आंसर को इसमें लिखना था। परिचय यानी कि आप यहाँ पर डेफिनेशन बोल सकते हैं, परिचय बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट या प्रस्तावना लिख सकते हैं। एक ही भूमि पर निश्चित क्रम में फसलों को उगाने की पद्धति को ही फसल चक्र कहते हैं। आप लोगों को फसल चक्र पता है, ठीक है, एक वर्ष किसी फसल को उगाना, दूसरे वर्ष किसी और को, तीसरे वर्ष किसी और को, और पुनः फिर पहले वाले वर्ष में जो फसल उगाया था उसको, यानी कि एक एक करके आने वाले वर्षों में या सीजन्स के अकॉर्डिंग फसलों में बदलाव करते रहने को ही हम क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो मृदा की उर्वरता बनाना, उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, रोगों को, कीटों को क्या करना, समाप्त करना, ठीक है। फिर इसके सिद्धांत लिख दीजिए। सिद्धांत में पहला दलहनी और गैर दलहनी फसलों के क्रम को बता दीजिए कि एक क्रम होता है जिसमें एक बार दलहनी फसल, दूसरा गैर दलहनी फसल, तीसरा फिर से दलहनी, फिर से गैर दलहनी, इस तरीके से फसलों का क्रम होना चाहिए। गेहूं और चना जिस तरीके से उगाया जाता है। फिर गहरी और उथली जड़ वाली फसलों का क्रम होता है, ठीक है। ऐसी फसलें एक बार में ली जाती है जो बहुत गहरी जड़ वाली हो और एक जो उथली जड़ वाली हो, ठीक है। उसके भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। अधिक पोषक तत्व लेने वाले फसल और कम पोषक तत्व लेने वाले फसल भी ले सकते हैं। तो इसमें आप बता सकते हो एग्जाम्पल में मक्का और मूंग का। अलग अलग फैमिली के फसलों का चयन कर सकते हो। एक ही कुल के फसलों में बार बार सेम रोग होने के या डिसीजेस होने की संभावनाएं ज्यादा होती, तो अलग अलग कुल के फसल या फैमिली के क्रॉप्स यहाँ पर ले सकते हो। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, कुछ सिद्धांत हो जाएंगे और एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। इसके अलावा भूमि को वर्ष भर ढका रहना, ठीक है। इसके अलावा जल उपलब्धता के अनुसार फसल का चयन करना कि भाई आपके क्षेत्र में कैसा जल है, जल की उपलब्धता है, कैसी फसल आपको लेनी चाहिए। जैसे कि धान, जल की उपलब्धता मान लीजिए कम है, तो एक बार आपने धान की फसल ली, दूसरी बार में आप चने की फसल ली जिसमें कम जल की आवश्यकता हो, इस प्रकार, ठीक है। आर्थिक लाभ को ध्यान में रखना है। फसलों का चयन ऐसा होना चाहिए जो कि निरंतर किसानों की आय का साधन जो है वो बन सके, ठीक है। और निष्कर्ष आप लिख सकते हैं कि फसल चक्र का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। और इस तरीके से निष्कर्ष लिखकर आप सिद्धांतों के साथ में अपने फसल चक्र वाले सवाल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि एनवायरनमेंट वाले 2 सवाल और एक एग्रीकल्चर वाले सेक्शन से 1 सवाल। 8 नंबर में आपको टेक और साइंस टेक वाले सवाल, कंप्यूटर वाले सवाल देखने को कम मिले। कंप्यूटर वाले सवाल आपको ज्यादातर 2 नंबर के प्रश्न और 4 नंबर के प्रश्नों में देखने को मिले, खासकर 2 नंबर में, ठीक है। इसके बाद अगला जो सवाल है आपका 15 नंबर का, ये दोनों ही करंट बेस्ड सवाल है, ठीक है। एक हो गया आपका मानव, इसके पिलर्स वाला सवाल, और दूसरा आपका इंडिया के नेट जीरो एमिशन टारगेट के विषय में, ठीक है। अब नेट जीरो एमिशन टारगेट भी आपका अभी 2070 वाला है, ठीक है, ये टारगेट है और ये भी काफी फेमस हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा एआई समिट हुआ है, एआई समिट में आपके मानव से रिलेटेड जो बातें हुई है, तो ये दोनों ही क्या है, आपका करंट बेस्ड सवाल है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, मानव वाले को देखते हैं और आपके नेट जीरो टारगेट को देखते हैं। दोनों में से किसी एक को ही हल करना है, ठीक है, क्योंकि 15 नंबर का सवाल है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। देखिए, अगर आपने करंट बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप मानव वाले सवाल को हल करिए। मानव वाले सवाल में आपको थोड़ा सा मानव को एक्सप्लेन करना होगा कि M फॉर क्या है, A फॉर क्या है, N फॉर क्या है, A फॉर क्या है, B फॉर क्या है, ठीक है। और लेकिन आपको अगर इसके विषय में बिल्कुल कोई भी जानकारी नहीं है तो नेट जीरो को आप कर सकते थे, ठीक है। चलिए
तो यहाँ पर आप थोड़ा सा प्रस्तावना लिखेंगे। 15 नंबर का सवाल है, आपको थोड़ा प्रस्तावना या भूमिका यहाँ पर लिखनी होगी, ठीक है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्या है आपका मानव जो है ये विजन भारत में शुरू किया गया है, ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो मानव केंद्रित उत्तरदायी एआई शासन की रूपरेखा तैयार करना है, ठीक है। आपने थोड़ा सा इसको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और एआई को किससे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इसके तहत मानव कल्याण, समावेशी विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपने थोड़ा सा इंट्रो पार्ट दे दिया, इंट्रो के बाद मानव के 5 पिलर्स को बता दिए, जैसा प्रश्न में पूछा गया, 5 स्तंभों को, ठीक है। एम फॉर मोरल एंड एथिकल सिस्टम, नैतिक एवं आचारिक प्रणाली। इसमें आपने बता दिया कि एआई का यूज नैतिक मूल्यों के लिए होना चाहिए, मानव कल्याण के लिए होना चाहिए, दुरुपयोग या भेदभाव के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर ए अकाउंटेबल गवर्नेंस, जवाबदेह शासन। इसमें आपने बताया कि एआई आधारित जो भी निर्णय होंगे उनमें पारदर्शिता होनी चाहिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जवाबदेहिता सुनिश्चित की जानी चाहिए, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। अगला है एन, नेशनल सोवेरिटी। इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई इससे संप्रभुता पर कोई आंच नहीं आना चाहिए, जो भी डेटा होंगे वो क्या होगा, आपका जो भी डेटा होगा वो सिर्फ आपका डेटा होगा, ठीक है। तो संप्रभुता बनाए रखने में, राष्ट्र की संप्रभुता सुनिश्चित करने में एआई की भूमिका होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, ठीक है, यानी कि सुलभ और समावेशी होना चाहिए। एआई के लाभ जो है वो समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए, पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, वंचित वर्ग हो, महिला हो, सभी तक इसकी पहुंच जो है वो सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका वैलिड एंड लेजिटिमेट सिस्टम, वैध एवं विश्वसनीय प्रणाली, की सटीक होना चाहिए, वैधता सुनिश्चित होनी चाहिए एआई बेस्ड जो भी इंफॉर्मेशन है इसकी। इसके अलावा विश्वसनीय और सत्यापन योग्य होना चाहिए, ठीक है, विश्वसनीय होना चाहिए। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आप क्या करेंगे, इसके फुल फॉर्म्स को भी बताएंगे और थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी करते हुए चलेंगे कि क्या है ये। इसके बाद फिर यहां पर हम एआई की परिकल्पना के भविष्य के बारे में अगला जो सेक्शन है सवाल का वो यहाँ पर कवर करेंगे। सवाल के 2-3 सेक्शन यहाँ पर पूछे गए, एक भविष्य के बारे में पूछा गया है, एक आलोचना पूछी गई है उसकी या फिर डिसएडवांटेजेस बोल सकते हैं, और एक आपके मानव के पिलर के बारे में। तो पिलर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, अब भविष्य के बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पर। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आप डाल सकते हैं, जैसे कि भविष्य में आने वाले सुशासन पर सुधार हो सकता है, सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ सकती है, स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति आ सकती है, ठीक है, रोगों की एआई की सहायता से शीघ्र पहचान की जाएगी, उसके उपचार की शीघ्र व्यवस्था की जाएगी, इस तरीके से दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये आप लिख सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में विकास, मौसम का पूर्वानुमान बहुत आसानी से लगाया जा सकेगा, किसानों की आय बढ़ाने में इसका योगदान होगा, शिक्षा का आधुनिकीकरण किया जाएगा, आर्थिक विकास और नवाचार। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आप अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए दे सकते हैं, चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे आपके इकोनॉमिक सेक्टर हो, ठीक है। ये फ्यूचरिस्टिक आपके प्लान को बता रहे हैं। अब चुनौतियों के बारे में बात कर लेते हैं हम, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, अगला जो लास्ट पार्ट है आपके सवाल का वो, ठीक है। तो डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। आप जो भी डेटा दे रहे हैं, व्यक्तिगत आपका डेटा है, वो कितने हद तक सुरक्षित है, उसका दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर एल्गोरिथमिक पक्षपात, बायसिंग, ठीक है, कई एल्गोरिथम बेस्ड एआई जो है वो काम करता है, ठीक है। तो गलत या पक्षपातपूर्ण डेटा से निर्णय जो है वो क्या हो सकता है, असमान हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। फिर डिजिटल विभाजन, यहाँ पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तकनीकी पहुंच की असमानता इससे क्रिएट होगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बहुत कम है और शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी ज्यादा है, तो शहरी क्षेत्र लोग इसका लाभ अधिक ले पाएंगे। तो ये आप बता सकते हैं। कौशल और विशेषज्ञता की कमी, ठीक है। इसके अलावा रोजगार संबंधी चुनौतियां हो सकती है। इसके अलावा नियामक और नैतिक चुनौतियां हो सकती है। एआई के लिए प्रभावी कानून और जवाबदेही तंत्र विकसित करना आवश्यक है, नहीं तो फिर ये चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो चुनौतियां आपने कुछ पॉइंट्स में बता दी, ठीक है। फिर लास्ट में निष्कर्ष लिख दीजिए और अपने आंसर को कंप्लीट कीजिए कंक्लूजन के साथ में, क्योंकि 15 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो आप इस मिशन के बारे में बता सकते हैं कि ये केवल तकनीकी नवाचार का साधन नहीं है, बल्कि मानव कल्याण, समावेशिता, ठीक है, समावेशी विकास, उत्तरदायी शासन, इसका भी माध्यम जो है वो इस विजन को माना जाता है,
ठीक है, लेकिन इसमें अभी कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ठीक है, हमारे समक्ष इससे संबंधित कुछ चैलेंजेस है और इन चैलेंजेस से निपटने की हमको क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको क्या कर सकते हो, निष्कर्ष यहाँ पर कंक्लूजन के साथ में अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। अगला जो सवाल है हमारा वो क्या है, नेट जीरो टारगेट। नेट जीरो टारगेट से संबंधित सवाल है। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा प्रस्तावना दे सकते हो कि नेट जीरो टारगेट क्या है। सबसे पहले इसकी आवश्यकता क्यों है ये बता सकते हो प्रस्तावना में, कि जलवायु परिवर्तन हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती से निपटने के लिए भारत जो है इसने एक टारगेट या लक्ष्य निर्धारित किया, जिस लक्ष्य को नेट जीरो टारगेट के नाम से जाना जाता है, नेट शून्य टारगेट या लक्ष्य के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने वाले हैं। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है, नेट जीरो टारगेट। नेट जीरो टारगेट कब तक के लिए टारगेट रखा गया है, तो वर्ष 2070 तक के लिए नेट जीरो टारगेट प्राप्त करने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया, इसी को नेट जीरो कहते हैं। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रो पार्ट दे दिया, प्रस्तावना दे दिया। ठीक है, अब भारत के विषय में बात कर लेते हैं कि भारत का नेट जीरो लक्ष्य क्या है, कब निर्धारित किया गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको फैक्चुअल चीजें भी ऐड करनी है। भारत ने वर्ष 2021 में COP26 जो कि ग्लासगो में हुआ था, इसमें क्या किया था, 2070 तक के लिए नेट जीरो प्राप्त करने की घोषणा की थी। भारत ने ये कहा था कि हमारी दीर्घकालिक जलवायु रणनीति ये है कि हम 2070 तक क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को 0% तक लेकर आएंगे। कब तक का टारगेट रखा था, 2070 तक का, किसमें, COP26 में। ठीक है, और इसी को प्राप्त करने के लिए भारत जो है वो क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, आप यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में लिख सकते हैं। जैसे कि नवीनीकरण ऊर्जा का विस्तार कर रहा है भारत, हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा दे रहा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले अपने एक सवाल सोल्व किया था 4 नंबर में। ऊर्जा दक्षता में वृद्धि कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग कर रहा है, वन और वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रहा है। अब आपने ये जो पॉइंट्स लिखे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी डाल सकते हो, जैसे कि हरित हाइड्रोजन मिशन भारत का, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल डाल सकते हो। नवीनीकरण ऊर्जा के विस्तार में आप सोलर एनर्जी से संबंधित गवर्नमेंट की एक आध योजनाएं लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग आप लिख सकते हो, ईवी का आजकल उपयोग किया जा रहा है। वन और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, एक पेड़ मां के नाम, ऐसे कुछ आप योजनाओं को इसमें डाल सकते हो। ठीक है, सतत कृषि और उद्योगों को प्रोत्साहन, सतत कृषि से संबंधित एक आध योजनाएं यहाँ पर डाल सकते हो। कार्बन उत्सर्जन में क्रमिक कमी, तो ऐसे इनको क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर आप मिशन पंचामृत को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, इससे संबंधित है मिशन पंचामृत। ठीक है, जो कि COP26 के सम्मेलन में भारत ने जलवायु परिवर्तन के समय पर यह संकल्प प्रस्तुत किया था, जिसे ही क्या कहा गया, पंचामृत कहा गया। ठीक है, और जिसमें क्या क्या बातें शामिल की गई थी, तो हम क्या करेंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी की क्षमता कितनी होनी चाहिए हमारी, 500 गीगावाट होनी चाहिए, यानी कि जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम से कम करें और गैर जीवाश्म ऊर्जा का निर्माण करें, जो कि कितना हमारा टारगेट है, 500 गीगावाट। वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट हमको क्या करना है, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करना है। किससे, सौर ऊर्जा से, पवन से, जल से, परमाणु ऊर्जा से। फिर ऊर्जा की आवश्यकताओं का 50% कैसा होना चाहिए, नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों से प्राप्त होना चाहिए, यही पॉइंट है हमारा। इसके बाद फिर 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में हमको क्या करना है, कमी करना है। कब तक का टारगेट सेट किया गया था, 2030 तक का टारगेट सेट किया गया कि हम लोग 1 बिलियन टन कम कार्बन उत्सर्जन करेंगे। उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी होनी चाहिए। 2005 के स्तर से 2030 तक कितने प्रतिशत, 45% कार्बन उत्सर्जन कम होना चाहिए। इसके बाद फिर 2070 तक हम क्या करेंगे, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लेकर आएंगे और ऐसा देश बनेंगे जिसका कार्बन एमिशन क्या है, 0% है। कब तक, 2070 तक। तो ये क्या कहा गया, इसी को मिशन पंचामृत कहा गया। ये भी आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। अब इसके बाद क्या लिख सकते हो, इसमें आप महत्व लिख सकते हो नेट जीरो का। ठीक है, इसके क्या क्या महत्व हैं, तो पर्यावरणीय महत्व बता सकते हो क्या क्या है, आर्थिक महत्व बता सकते हो कि हरित रोजगार का सृजन होगा, नवीनीकरण ऊर्जा के संसाधनों में रोजगार इसमें वृद्धि होगी, हरित निवेश और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, इस तरीके से। सामाजिक महत्व बता सकते हो, बेहतर स्वास्थ्य होगा। वैश्विक महत्व बता सकते हो कि विश्व स्तर पर हमारा योगदान सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, चुनौतियां लिख सकते हो कि ऊर्जा की मांग में वृद्धि हो रही है, इस मांग की आपूर्ति नवीनीकरण ऊर्जा के संसाधनों से करना एक बहुत बड़ी चुनौती है।
कोयले पर निर्भरता भारत की बहुत ज्यादा है, इसको कम करना बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस तरीके से आप कुछ कुछ यहाँ पर निवेश की आवश्यकता है, भारत में वित्त संबंधी समस्याएं हैं, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हो, कुछ चुनौतियां बता सकते हो, लास्ट में निष्कर्ष के साथ अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। निष्कर्ष में आप यहाँ पर 2070 के लक्ष्य को और मिशन पंचामृत की रणनीति को थोड़ा सा एक साथ एक्सप्लेन करते हुए निष्कर्ष को आप बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अप्लाइड साइंस के यानी कि पार्ट 3 के प्रश्न जो है इसका कंप्लीट विश्लेषण किया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।